हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर हम लोग दो इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक पहला होगा कि हमें न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना है। यूट्यूब पर वैसे बहुत सारी वीडियोस हैं जो पेपर के एनालिसिस करती हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमारा जो फोकस होगा एकदम टू द पॉइंट होगा, जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से होता है। इसके अलावा पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि पेपर के अलावा, डिस्कशन के अलावा हम क्या करेंगे, क्विज को भी हमने इसमें ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो डेली 5 क्वेश्चंस, एक दो ज्यादा इधर उधर हो सकते हैं कंटेंट के बेसिस पे। वैसे नॉर्मली 5 क्वेश्चंस क्विज के तौर पे हम यहाँ पर पेपर बेस्ड लाएंगे, जो कि शाम में 8 बजे अपलोड हुआ करेगा डेली बेसिस पे। बाकी सुबह में द हिंदू का डिस्कशन चलेगा। ओके, यहाँ पर मेनली हमने क्या किया है कि पूरा पेपर वाइज ये हमने बनाने की कोशिश की है, पेपर 1 पेपर 2 जैसे होता है उस तरीके से, और बिल्कुल एकदम कंसाइज फॉर्म में और टू द पॉइंट, और बहुत ही कम समय में। ऐसा नहीं कि हम 1 डेढ़ घंटे तक पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं 1.5 घंटे 1 घंटे तक एनालिसिस करूँ तो आप 1 घंटे में आप पेपर खुद पढ़ सकते हैं। तो फिर मेरा यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो बेसिकली मेरा काम क्या है कि एकदम जो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल उन पॉइंट्स को उठा के रखना और टू द पॉइंट। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर कोशिश की है। देखिएगा, इस चीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा 1 महीने तक, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका फीडबैक अच्छा मिलेगा इस पे। तो आई होप डेली 100 व्यूज इस पर आएंगे। तो ये 1 महीने तक, चूंकि नया इनिशिएटिव है, तो मैं भी देखना चाहूंगा कितना ये सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसमें आपके पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। व्यूज भी कम से कम 100 डेली व्यूज आने चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो कि ड्यूरेशन होता है वॉचिंग का, देखने का, वो भी कम से कम आधा से ज्यादा होना चाहिए। तो मुश्किल से यहाँ पे 15 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियोस होंगी, और उसमें भी कम से कम 10 मिनट से ज्यादा आपका वॉचिंग टाइम होना चाहिए। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रायल बेसिस है। अगर ये सारी चीजें सही जाएंगी, फीडबैक आपका बहुत अच्छा मिलेगा, तो इस चीज को हम लोग उसी पेस में कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी जितने लोग ने हमारा जो नया चैनल है स्टडी विद एम के ऑफिशियल, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये वीडियोस डेली बेसिस पर विद क्यूज वहां पर मिलेंगी। सुबह में न्यूज़पेपर के एनालिसिस, और शाम में 8 बजे के आसपास आपको अपलोड होकर क्विज वाला क्वेश्चन जो होंगे। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर ये डेली बेसिस पर वीडियोस पढ़ने वाली हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से, और 15 मिनट हमारा जो टाइम फ्रेम है उसमें इसको कंप्लीट करते हैं। वैसे 2 मिनट तो मैंने आपको बोलने में निकाल दिया, तो ये रोज नहीं होगा। सीधा ही स्टार्ट करते हैं और कंटेंट पे आते हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जीएस पेपर 1 और 2 के हिसाब से टॉपिक है माल न्यूट्रिशन, ये देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपका जो एडिटोरियल सेक्शन है वहां पर ये आपको दिया गया। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में भी आपको ये आ जाता है, पॉवर्टी वीमेन वाले जो टॉपिक्स होते हैं, और पेपर 2 में सोशल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में भी ये इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कि लेटेस्ट सर्वे है, इसने कुछ आउटकम्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस बताए हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। पहला आउटकम इसने ये दिया है कि चिल्ड्रेन आर मोर अंडर नरिश्ड इन सेवरल स्टेट्स दैन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। तो पिछला जो सर्वे हुआ था उसके कंपैरिजन में हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पर क्या है कि अंडर नरिश जो चिल्ड्रन है उनकी संख्या बढ़ी हुई है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब बिल्कुल फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में लिखने के लिए, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टंटिंग की बात की जाए तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि स्टंटिंग मतलब होता क्या है। ओके, और वेस्टिंग भी है, तो स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। मैं भी तो देखूं कि कई सालों से ये न्यूज में रहती है, हमेशा न्यूज में रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, स्टंटिंग के बारे में इस सर्वे ने ये कहा है कि ओवरऑल, वैसे तो स्टंटिंग डिक्लाइन हुई है, जो कि 38% थी फोर्थ सर्वे में, वो फिलहाल घट के 35.5% है। तो वैसे बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं है। ओके, करीब 2.5% के आसपास डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये एकदम मार्जिनल डिक्लाइन कहेंगे वैसे। तो ओवरऑल स्टंटिंग में डिक्लाइन है, लेकिन बेसिकली हम 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वहां पर स्टंटिंग इंक्रीज होता हुआ भी नजर आता है। इसके अलावा वेस्टिंग में ये कहा गया कि वेस्टिंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिले हैं, या तो ये इंक्रीज हुआ है या फिर ये स्टेगनेंट स्टेटस में ही अभी भी बरकरार है। इसके अलावा
यहाँ पर ये कहा गया अनीमिया के बारे में। अनीमिया ही जानते हैं नहीं, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। ओके, तो अनीमिया के बारे में कहा गया कि इंडिया में जितने लोग अनीमिया से ग्रसित होते हैं या फिर उनमें आयरन की कमी होती है, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तो जितने लोग पूरे वर्ल्ड में अनीमिया से ग्रसित हैं, उनमें मैक्सिमम लोग इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में 15 से 49 यानी कि 15 से 49 ईयर्स की एज ग्रुप में मोर देन 57 वीमेन जो है एनेमिक है, आयरन की कमी है। और वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो 6 महीने से लेके 59 मंथ के एज के बीच में जो बच्चे होते हैं, करीब 67% बच्चों में अनीमिया का आपको शिकार देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये है, देखिए, जब विमेन एनेमिक ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो विमेन भी, जब विमेन मोर देन 57% एनेमिक है तो बच्चों में भी वो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑटोमेटिक बच्चों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी जो एनेमिक होंगे। ओके, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो लोग एनेमिक होते हैं, आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। काम करने की कैपेसिटी, कॉग्निटिव जो कैपेबिलिटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो भी डिक्लाइन कर जाता है। तो इसकी वजह से आपको इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि एनेमिक होने की वजह से या एनीमिया की वजह से क्या है कि इंडिया हर साल अपने जीडीपी का 1.18% जो होता है वो लॉस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इंट्रोडक्शन वगैरह में लिखने के लिए, कंक्लूजन वगैरह में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि इंडिया हर हर साल अपने जीडीपी का 1.18% लॉस करता है अनीमिया के वजह से। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि असम जो है एक ऐसा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एनेमिक पीपल पाए जाते हैं, जहां पर वीमेन 66.4%, कौन सी एज ग्रुप का, 15 से 49 की एज ग्रुप का, और वही चिल्ड्रेन जो कि 6 से 59 मंथ के बीच में है, उनकी संख्या 68.4% है जो कि एनेमिक है। सबसे ज्यादा ये असम में देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ पर यह भी कहा गया कि सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि वीमेन एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा किया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा ये कहा गया कि जो प्रोग्राम्स ये स्कीम अभी चल रहे हैं वो क्या होने चाहिए, आउटकम बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप पैसा इसी तरीके से दिए जा रहे हैं और उस पैसे की कोई मॉनिटरिंग वगैरह नहीं हो रही है, उससे कोई रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आउटकम बेस्ड ऑपरेशंस आपको यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बेसिक एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस फैलाने की ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में और उससे होने वाले जो नुकसान होते हैं उनके बारे में भी जानकारी हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन का भी सख्त यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन इसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इस स्कीम में ये भी कहा गया है कि इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि कुछ स्कीम्स भी है, जैसे कि पोषण एक स्कीम है और सक्षम आंगनबाड़ी है जो कि न्यूट्रिशन वाले एरिया में काम करता है। लेकिन इनमें भी एक कमी है, और कमी क्या है कि इनमें जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो फंड एलोकेशन है, वो भी बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा मार्जिनली तरीके से बढ़ाया नहीं गया है। ओके, तो ये सारी बातें आपको इस सर्वे के तहत कही गई है और इस आर्टिकल में आपको कही गई है मालन्यूट्रिशन वाले में। नेक्स्ट हम चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की बात की गई है। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेगा। तो इस आर्टिकल में जो ओवरऑल आपको बताया गया, तो ये भी आपको जीएस पेपर 1 जीएस 2 में आपको देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि 2021 में एक बिल भी लाया गया था और जिसमें कहा गया था कि जो लड़कियां हैं उनकी मैरिज की एज को 18 से बढ़ाकर 21 करने की जरूरत है। ओके, तो उसके परिप्रेक्ष्य में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये मैरिज, चाइल्ड मैरिज। तो इसमें ये कहा गया है कि क्या केवल एज बढ़ा देने से जो होगा महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। तो चाइल्ड मैरिज से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो अर्ली मैरिज की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी, उससे जो बच्चे होंगे उनमें आपको अलग तरीके के डिजीज देखने को मिलेगी, स्टंटिंग, वेस्टिंग, लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा, उनकी जो मोर्टालिटी रेट होती है वो ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो वीमेन होती है उनकी फिजिकल और मेंटल जो बिहेवियर होता है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलती है। तो इस वजह से केवल मैरिज एज को हम बढ़ा दें और उनको हम एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड ना करें, अवेयरनेस ना करें, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था ना करें, तो केवल एज बढ़ाने से कुछ ज्यादा सफिशियंट नहीं होगा। तो ये सारी बातें कही गई हैं। चाइल्ड मैरिज के बारे में और बातें यहाँ पर बताई गई है कि रीजंस जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, जैसे कि सोशल नॉर्म्स, कई सारे कास्ट या रिलीजन में ये व्यवस्था होती है कि लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए।
पॉवर्टी भी एक रीजन होता है कि लड़कियों की एक बर्डन की तरह समझा जाता है, और जब फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हो तो उस केस में भी लड़कियों की शादी करके जल्दी अपने घर से हटाया जाता है, क्योंकि बर्डन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। वीमेन एजुकेशन भी क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे चाइल्ड मैरिज वगैरह होता है। क्योंकि जब एक माँ शिक्षित नहीं होती है ना कहीं उसके बच्चे भी जो होते हैं वो उनमें भी वो थोड़ा सा लाइक वो आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विमेन का एजुकेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये बात की गई है कि करीब 25% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 साल से एज के पहले हो जाती है, यानी कि करीब 1/4 वीमेन इन इंडिया who got married before attaining the age of 18। ये काफी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अगेन इसको आप कंक्लूजन या फिर इंट्रोडक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि करीब एक चौथाई 1/4 इंडियन वीमेन आर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स एज। इसी तरीके से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ेगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। तो यही हम जब फोर्थ वाले सर्वे की बात करें, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ था, उसमें 28% महिलाएं थी, तो थोड़ा सा 3% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। रूरल एरियाज में चाइल्ड मैरिज ज्यादा होता है, 28% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, और अर्बन एरिया में 17% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले होती है। चाइल्ड मैरिज की प्रिवेलेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, उसके बाद बिहार, और इसके बाद त्रिपुरा में मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल में करीब 42% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले होती है, और बिहार और त्रिपुरा में करीब 40% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो चाइल्ड मैरिज है ना, इसका कुछ एक पैटर्न है, कुछ कम्युनिटीज वगैरह में ये ज्यादा आपको प्रिवेलेंस देखने को मिलता है। जैसे इसमें कहा गया कि जो बॉटम 40% पुअरेस्ट पीपल हैं, जो बॉटम के 40% पॉपुलेशन को कंसंट्रेट करते हैं, वहां पर चाइल्ड मैरिज आपको 58% देखा जाता है। वहीं जो मिडिल इनकम वाले कैटेगरी है वहां पर ये 50% है, और टॉप 10 वेल्दी क्लास जो है वहां पर ये 2% आपको देखने को मिलते हैं। आदिवासी और दलित की बात करें तो वहां पर 39% आपको ये देखने को मिलेगा कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंस है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया इस आर्टिकल में कि जिन महिलाओं का एजुकेशन 12 साल से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 12वीं नहीं कही जा रही है, 12वीं स्टैंडर्ड नहीं कही जा रही है, यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन महिलाओं को 12 साल से ज्यादा समय तक एजुकेशन मिलता है उनमें चाइल्ड मैरिज मात्र 4% है। यानी कि महिलाओं का एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज। तो जितने साल ज्यादा महिलाओं का एजुकेशन होगा, जितना वो ज्यादा पढ़ेंगी, उतनी ही कम उनमें चाइल्ड मैरिज की स्टेटस देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। प्रीलिम्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट इसकी ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नजर मिलेगा। ओके, इसके अलावा इसमें सॉल्यूशन की बात की गई तो 2 सॉल्यूशन इस आर्टिकल में बताए गए हैं कि एक तो विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो विमेन की एम्प्लॉयबिलिटी है उनको रोजगार मिले, इसके लिए भी स्किल एक्विजिशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि उनको स्किल प्रोवाइड करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आपको पूरा चाइल्ड मैरिज वाले सिचुएशन में ये बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, और इंपॉर्टेंट डेटा और यहाँ पर स्टेटस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो GS3 में काफी इंपॉर्टेंट एक देखने को मिलेगा। आरबीआई ने अपना एक सर्वे यहाँ पर निकाला है जिसका नाम है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो जैसा कि नाम ही है कि कंज्यूमर के अंदर खरीदने की, एक्सपेंड करने की क्या कैपेसिटी या क्या कॉन्फिडेंस है उसको दिखाने के काम करता है। तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया है। इसमें 4 बातें बताई गई। पहली बात बताई गई है जनरली इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, यानी कि जनरल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है अभी। तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि काफी स्थिति खराब हो चुकी है, वर्सेंड है, लेकिन प्री पैंडेमिक लेवल की हम बात करें, कोविड-19 से पहले की बात करें तो उससे थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि अभी जो सिचुएशन इतना है और प्री पैंडेमिक लेवल का सिचुएशन इतना था, तो थोड़ा सा ऊपर तो जरूर है लेकिन डिक्लाइन हुआ है। सेकंड में ये कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम की स्थिति भी वर्सन हो चुकी है। थर्ड में ये कहा गया कि प्राइस एंड स्पेंडिंग सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर, तो ये क्या है कि अभी ये इंक्रीज हुआ है, और प्री कोविड लेवल की बात करें या फिर हम कोविड-19 के बाद की बात करें तो ये अपने हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसा भी है और वो लोग ज्यादा स्पेंड भी
कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा इसमें फोर्थ पॉइंट बताई गई है, रूरल सेंटिमेंट वेनिंग की बात की गई है। ओके, तो इसमें यह कहा गया है कि जो अर्बन कंज्यूमर्स है और जो रूरल कंज्यूमर्स है उनके बीच में गैप जो है धीरे धीरे वो क्या है, कम हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में गैप पहले ज्यादा था, रूरल और अर्बन कंज्यूमर के बीच में, अब धीरे धीरे ये गैप जो हो वो है क्या है, कम हो रहा है फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के अंदर में बताए गए हैं। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये सर्वे किसके द्वारा होता है, तो आरबीआई के द्वारा होता है ये। अब मेंस में कुछ लिखने के लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप इस सर्वे को कोट करके अगर इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पे आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ आपको इंडेक्स एंड रिपोर्ट की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है आपकी आज के पेपर में। तो यहाँ पर एक किया गया है कि एल्डरली सोशल सिक्योरिटी पर एक रिपोर्ट लाया गया है। एक एनजीओ है जिसका नाम है हेल्प इज इंडिया। ओके, हेल्प इज इंडिया है एक एनजीओ जिसने एक रिपोर्ट दिया है एल्डरली सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। अगेन ये GS2 में भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें सोशल सिक्योरिटी की बात आती है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि 17% एल्डरली इकोनॉमिक डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज। तो 17% जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनी फैमिली पर अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए डिपेंड होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे करीब 34% ऐसे एल्डरली पीपल हैं जो कि पेंशन और कैश ट्रांसफर पर उनका जो जीवन यापन होता है। 52% ऐसे लोग एल्डरली पीपल हैं जिनका मानना है कि उनकी जो इनकम है वो इनएडिक्वेट है। और वही करीब 40% ऐसे एल्डरली पीपल है जिनका कहना है कि दे डिजायर टू वर्क एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि वो अभी भी काम करना चाहते हैं जब तक वो काम कर सके। साथ ही साथ सेम 40% एल्डरली पीपल का ये भी कहना है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने वही चीज ऐड की है जो आपके एग्जाम में एकदम लिखने लायक है और टू द पॉइंट आपके एग्जाम को सब्सटेंशिएट करने वाला है। तो कोई इधर उधर नहीं, इफ बट नहीं, सीधा टू द पॉइंट और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगेन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया हुआ है जो कि लेबर पार्टिसिपेशन वगैरह की बात करता है आपको। तो ये लेटेस्ट है, 2020-21 के आंकड़े इसमें बताए गए हैं जो 2022 में लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया जाता है आपको MSPI के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये दिया गया है। और इसमें बात की गई है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट वो डिक्लाइन हुआ है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट 4.8% था, यानी कि पूरे पॉपुलेशन में, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन में करीब 4.8% पहले अनएम्प्लॉयड थे। ये डिक्लाइन होकर अभी 4.2% हुआ है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज मोर देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ इसमें यह भी बात की गई है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की। तो इसमें कहा गया है कि मेल करीब 57.5% पार्टिसिपेट करते हैं लेबर में, यानी कि वर्क करते हैं। फीमेल जो है करीब 25.1% यहाँ पर इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और टोटल ओवरऑल ये मिला के 41.6% पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको सर्वे और इंडाइसेस भी इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि 8 बजे शाम में आपको क्यूज एक आएगा, तो क्यूज के बारे में बता दूं, आपको 5 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और डेली बेसिस पर आपको 8 बजे के लगभग ये मिल जाएगा। आज की जो टॉपिक है इनमें से आप चाहे तो थोड़ा पढ़ सकते हैं, आज के पेपर में ही है ये। एक तो पर्ल हार्बर की बार बार जिक्र हुई है आज के पेपर में, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि पर्ल हार्बर होता क्या है, हम कवर करेंगे। उसके बाद अग्निपथ स्कीम के बारे में भी कवर किया गया आज के पेपर में, ओके, जिसको सरकार ने क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की भी बात की गई है जो रशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें इंडिया की तरफ से भी जो डेलीगेशन है वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए गया हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में 1-2 पॉइंट देख लीजिएगा कि ये कब से हो रहा है, ये कौन कौन सा एडिशन अभी हो रहा है, ओके, इंडिया की तरफ से क्या डिमांड इसमें हो सकते हैं, यही 2-3 पॉइंट बस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको फोरम नहीं है, लेकिन इंडिया का पार्टिसिपेशन है तो 1-2 पॉइंट आपको जानना चाहिए। ओके, तो ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इन 5 क्वेश्चंस में। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और होंगे जो बाकी के जो भी न्यूज हमने कवर किया उसमें से लिए जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा। मैं आपसे पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद करता हूं। वैसे निगेटिव अगर रिस्पांस रहता है तो बाद में हम इसे 1 महीने के बाद फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है
और पार्टिसिपेशन आपका अच्छा रहता है तो ये काफ़ी आवश्यक है, तो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मेक श्योर आपको वीडियोस भी लाइक करनी है, कमेंट्स भी करना है, और आपका वॉच टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि इंगेजमेंट सही रहे और ग्रोथ भी आपको उस तरीके से दिखे, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं रहती है ना, तो फिर जिसका नतीजा है पहले वाली चैनल का डिक्लाइन होने का। ओके, तो आई होप आप समझदार हैं, समझते हैं। मिलते हैं फिर शाम को 8 बजे क्यूज के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।